का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एआई समिट में पीएम मोदी ने दिया भारत में निवेश का न्योता। अंबानी बोले और सस्ता एआई बनाएंगे। उत्तरकाशी में जन जन के द्वार कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। 5 लाख से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ। प्रदेश भर में 650 से ज्यादा कैंप आयोजित। सीएम योगी से मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत। सियासी तापमान बढ़ा। लखनऊ में कांग्रेस का सत्याग्रह। अजय राय बोले प्रदेश भर में आंदोलन होगा। कहा सरकार के इशारे पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। राहुल गांधी पर एफआईआर की मांग पर सुनवाई। ब्रिटिश नागरिकता का मामला। लखनऊ कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती। फरीदाबाद में मारपीट मामले में पहुंची पुलिस टीम पर हमला। पुरानी भूपानी गांव में 2 पक्षों में मारपीट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे सीतापुर की खबर से। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएचसी के पीछे कूड़े में भीषण आग लगी है। निष्प्रयोज्य हुई एम्बुलेंस भी इसकी चपेट में आई है। धुएं के गुब्बार से लोगों में हड़कंप मचा है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धूम्रपान के दौरान आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। को बता रहे हैं तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां धूम्रपान के बाद आग लगने की यहां पर आशंका जताई गई। एम्बुलेंस में आग लगने से नुकसान हुआ है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक नई डिजिटल पहल की जानकारी दी है। संवाद ऐप के माध्यम से आप जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद आदि न केवल जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचा पाएंगे, बल्कि अधिकारियों के व्यवहार और रिस्पॉन्स की रिपोर्ट भी दे सकेंगे। मंत्री असीम अरुण ने स्पष्ट किया कि इस ऐप के जरिए अब अधिकारियों की कार्यशैली पर सीधी नजर रखी जाएगी। इस बार सरकार ने जनप्रतिनिधियों के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप से जनप्रतिनिधि भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है असीम अरुण जी, मंत्री सरकार में। सर, कैसे देखते हैं कि जो ऐप जो है वो क्या खासियत है, आखिर उस ऐप की क्या है? विधानसभा में नियम 300 के तहत परसों एक चर्चा हुई और कल आदरणीय अध्यक्ष जी ने, श्री सतीश महाना जी ने अपना निर्णय भी उसमें दिया। सैद्धांतिक रूप से ये बात सब लोग सहमत हैं और इस पे निर्णय भी है, निर्देश भी है कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, प्रतिक्रिया तेज होना चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं उनका इलाज भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए संचार सेतु नाम से एक व्यवस्था बना रहे हैं और उसमें
प्रोसेस यूँ होगा कि एक जनप्रतिनिधि ने कॉल किया किसी अधिकारी को, उन्होंने बात कर ली तो अच्छी बात है, शाबाश। अगर 10 मिनट के अंदर कॉल बैक नहीं आता है उनका, तो फिर वो संचार सेतु को बचाएंगे। संचार सेतु उस अधिकारी को बताएगा कि आपका फ़ोन नहीं उठ रहा है, आप इस जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करिए, और फिर जनप्रतिनिधि से भी पूछेंगे 10 मिनट बाद कि आपकी बात हो गई या नहीं हो गई। कुल मिलाकर के एक रेमेडी, एक उपाय निकालने का प्रयास है। मुझे विश्वास है कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, आसानी से हम लोग इसको लॉन्च करेंगे और इसको समाहित करेंगे। इसके ज़रिए डेटा भी जनरेट होगा, कौन से अधिकारी हैं जिनकी शिकायत कभी नहीं आती, इसका मतलब अच्छे हैं, उनको शाबाशी, और कौन से इनकी बार बार आती है तो उनको पे सुधार आ जाए प्रशिक्षण के ज़रिए, दंड के ज़रिए। पर यहाँ पे अधिकारियों का वर्क लाइफ बैलेंस का भी ध्यान रखना होगा। जो ऑफिशियल वर्क आवर्स हैं उसी के समय ये सुविधा उपलब्ध होगी, छुट्टी के दिन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि जो वर्क आवर्स हैं उसमें पूरे लगन के साथ काम होना चाहिए। जो छुट्टी का समय है उसमें फिर वर्क को नहीं लेके जाना चाहिए, फिर अपने परिवार को देखें, बाकी काम करें। वही अगर आपने कहा कि इसमें जो है शिकायतें भी होंगी, इससे पहले भी मुख्यमंत्री के पास शिकायतें दर्ज कराई गई, फीडबैक मांगा जाता था, लेकिन कुछ होता नहीं था। क्या माने कि इस बार जो है प्रभावी कार्रवाई होगी? नहीं होता था। देखिए 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनाई गई, इसीलिए IGRS बनाया गया और उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उसको और अच्छा करने का अवसर हमेशा रहेगा, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ मुख्यमंत्री जी ने ये दोनों स्कीम जो बनाई हैं। उसी प्रकार ये व्यवस्था जो है ये चयनित जनप्रतिनिधियों के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग कोई ऐसी समस्या ना होने दें। विधायक तक कहते हैं कि ना ऐसे सुनता है हमारी बात, क्या लगता है मतलब इस बार सुनेंगे सब लोग? कितने लोग हैं बस। तो अब समझ सकते हैं कि सरकार ने जो है भले ही एक व्यवस्था कर दी हो, लेकिन इससे पहले भी कई बार जो है जनप्रतिनिधियों की शिकायत रही कि अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बार हो सकता है कि एक नई कोशिश हो सरकार की, ताकि जो है जनप्रतिनिधियों को जो है 27 के चुनाव से पहले जो है तोहफा देकर, ताकि वो भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते। कैमरा आदित्य तिवारी के साथ राहुल भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने आमना सामना नाम से नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत फरियादी और संबंधित थाना प्रभारी का सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आमना सामना कराया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायतकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है ताकि पीड़ित की शिकायत पर थाने स्तर पर हुई कार्रवाई की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। कार्यक्रम हर रोज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। जो भी फरियादी एसपी कार्यालय पहुंचेगा उसे संबंधित थाना प्रभारी से तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाएगा। उसके वीडियो कॉल के द्वारा साहब ने बोला कि आ जाओ, मैं देखता हूँ। थोड़ा किसने बोला? वहाँ के जो हल्का इंचार्ज हैं, दरोगा जी हैं, उन्होंने बोला कि आ जाओ, मैं देखता हूँ आपका काम। मतलब तहरीर के देने के बाद ही तुरंत मैंने आपका सारा काम कर दिया है, और आओ मैं आपको देखता हूँ भी। कैसा लगा अब आपको? यहाँ आने के बाद मुझे संतुष्ट हुआ मैं कि मेरी सुनवाई हुई है यहाँ पर, और मुझे अच्छा लगा है। उम्मीद यही करता हूँ कि शाम तक वो वापस आ जाए, और मेरा जो उसके पास मोबाइल है उस नंबर को सर्विस लाइन पे डाल दिया जाए, जिससे उसकी जानकारी मुझे मिले। पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय हो, इसको लेकर लगातार पुलिस नई पहल करती रहती है। ऐसे में कन्नौज पुलिस विभाग के अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार जी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें ये देखा गया है कि थाने स्तर या चौकी स्तर से जो फरियादी होते हैं वो वहां से जो सुनवाई नहीं होती है या किसी तरह से वो परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद एसपी कार्यालय में आके अपनी फरियाद के लिए काफी समय बिताते हैं। तो हमसे बात करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक सर हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। सर, ये क्या योजना है और किस तरह से आपके मन में आया कि इसको आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से इसमें लोगों को लाभ मिले? देखिए, जन सुनवाई जो है शासन की, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे उच्च अधिकारीगण भी प्रत्येक मीटिंग में, अपने प्रत्येक निर्देश में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात भी करते हैं। और इसी लिहाज से हमारे यहाँ जनपद कन्नौज में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर लगातार जन सुनवाई का प्रयास किया जाता है। और इसमें मैं देखता था कि यहाँ संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है। यहाँ जो
पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में संख्या काफी अधिक हो जाती है। लोग थानों से, चौकियों से लोग आते हैं। कई बार तो बताते हैं कि हम थाने गए ही नहीं। तो जनता जब अपने सामने, जब जो व्यक्ति कार्रवाई करना है, जैसे थानाध्यक्ष को कार्रवाई करना है, तो जब उसके मुंह से सीधे जब वो सुनता है और उसको देख लेता है, तो उसको तसल्ली भी हो जाती है कि हाँ, हम जाएंगे तो हमारे साथ किसी प्रकार का वहाँ मिसबिहेव नहीं होगा हमारे साथ। उसके मन का एक हिचक भी दूर हो जाती है और वो अपनी स्वेच्छा से और काफी खुश होकर भी ज्यादातर वो जाता है और फिर उसकी कार्रवाई भी मैक्सिमम जहाँ पे संभव होता है वो हो भी जाता है। ये थे हमारे साथ अपर पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने बताया कि आखिर आमना सामना में होता क्या है। अमित मिश्रा, के न्यूज, कन्नौज। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में खाकी की संवेदनहीनता का एक बड़ा मामला सामने आया है। शारदा सहायक खंड 49 नहर में एक अज्ञात युवक का शव पिछले 24 घंटे से बहता रहा, लेकिन पुलिस सीमा विवाद और सुस्ती के चलते शव को समय से बाहर नहीं निकाला गया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान शव ने नहर के बहाव के साथ करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। जानकारी के अनुसार अज्ञात युवक का शव कल सबसे पहले अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में देखा गया। इसके बाद शव लगातार बहता रहा। ये सूचना मिलने के बावजूद शव को बाहर नहीं निकाला गया। प्रभारी निरीक्षक मुसाफिर खाना ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जैसे ही शव उनके कोतवाली क्षेत्र में पहुंचा, उसे नहर से बाहर निकलवा लिया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पारिवारिक कलह से परेशान एक महिला ने अपनी 2 बेटियों सहित जहरीला पदार्थ निगल लिया। परिजनों ने उनकी हालत गंभीर देखी तो हड़कंप मच गया। परिजन तत्काल तीनों को एक निजी अस्पताल ले गए और भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है, जिसके बाद उनकी जान बच सकी। मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के बौली गाँव का है, जहाँ के मेडी लाल सरोज की मौत हो चुकी है। गाँव में उनकी पत्नी अंजू देवी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती हैं। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं। कानपुर पुलिस के सेंट्रल जोन की सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने रिकॉर्ड 151 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। डीसीपी सेंट्रल अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बरामद किए गए फोन उनके असली मालिकों को सौंपे, जिससे आम जनता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। ये सफलता CEIR पोर्टल और UPCOP ऐप के माध्यम से मिली शिकायतों के आधार पर मिली है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 151 मोबाइल फोन ट्रैक कर बरामद किए गए इन मोबाइलों की अनुमानित बाजारी जो कीमत है वो करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अक्सर अपनी सख्त ड्यूटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कौशाम्बी में तैनात 2 आरक्षियों ने संवेदनशीलता की जो मिसाल पेश की है उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। बोर्ड परीक्षा के दौरान अपनी ड्यूटी से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने वाले इन पुलिसकर्मियों को अब पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने विशेष रूप से सम्मानित किया है। जनपद के रंजीत पंडित इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही थी और कॉलेज के मुख्य द्वार पर ड्यूटी पर तैनात थे कांस्टेबल राम सिंह और कांस्टेबल रवि कुमार। इस दौरान एक दिव्यांग परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचा। शारीरिक रूप से असमर्थ होने के कारण उसे मुख्य द्वार से अपने परीक्षा कक्ष तक पहुंचने में काफी मुश्किल हो रही थी और समय निकला जा रहा था। छात्र की परेशानी देखते ही दोनों कांस्टेबल बिना किसी देरी के आगे बढ़े। उन्होंने छात्र को सहारा देने के बजाय अपनी बाहों में उठाया और उसे सुरक्षित रूप से उसे परीक्षा कक्ष तक पहुंचाया।
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। यूपी के बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज में एक युवक ने किन्नर की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाली जगह से ही किन्नर का शव भी बरामद हुआ है। पुलिस ने किन्नर की हत्या के आरोप में आत्महत्या करने वाले युवक के साथ उसके परिवार के कई सदस्यों पर दर्ज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल किन्नर युवक के घर बधाई देने गया था और उसी दौरान कुछ बात बिगड़ गई और उसने उसकी हत्या कर दी। जब इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस का दबाव देखते ही 2 दिन बाद युवक ने किन्नर के शव को छुपा कर रखा, उसे कमरे में आत्महत्या कर ली। अब उसी पूरे मामले पर पुलिस ने युवक के पूरे परिवार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कि हमारी बुजुर्ग रहती थी रेखा गुरु, जो रानीगंज में अपना मांग जांच के अपना जीवन विज्ञापन करती थी और उनके समक्ष में उनके नज़दीकी एक दुकानदार रहता था, क्या नाम था रे उसका? रवि गुप्ता। उनके पास घर जाती आती थी, पैसा कौड़ी का देन लेन भी था वहाँ पे, जो कमाती थी वहाँ रखती थी, देती लेती थी, जेवर जेवरात भी अपना रखती थी, परिवार का तरह था। अब उनको बुढ़ापे में पाप समा गया, घर में ले जाके उनका हत्या कर दी गई। 17 तारीख को करीब 5:30 बजे इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जो रानीगंज बाजार है वहाँ पे एक रेखा किन्नर थे जो लगभग 12 बजे से अपने साथियों को नहीं मिल रहे थे। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए बेखौफ बदमाशों ने रिजवान पुत्र अनीश अहमद निवासी गांव महेशरा रेलवे कर्मचारी को अपना निशाना बनाया। रिजवान, जो काफुरपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात है, अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे और इसी दौरान रजबपुर क्षेत्र में नहर के पुल के पास 3 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़ित रिजवान के अनुसार बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और विरोध करने पर बुरी तरह पीटा। लुटेरे रिजवान का मोबाइल और बाइक लूटकर वहां से फरार हो गए। घटना घटी, मैं ग्राम महेशरा का रहने वाला हूँ और काफुरपुर रेलवे स्टेशन पर मैं ड्यूटी करता हूँ। रेलवे में मेरा पॉइंट्समैन बी का पद है। रेलवे फाटक पर नौकरी करता हूँ मैं, और मैं रोज का मेरा जाना है, कच्चा रास्ता है महेशरा से काफुरपुर का। उस बीच में पुल पड़ता है नहर का। उस नहर से जैसे मैं नहर पार करता हूँ, नहर से 2-3 कदम आगे चलने के बाद में मेरे पे अचानक से तीन ढाटा बांध रखा था 3 लड़कों ने, वो हमला कर देते हैं और हमला कर देते हैं, डंडे बरसाने शुरू कर दिए। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र में अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। ओबरा क्षेत्र में सघन चेकिंग के दौरान करीब 25 घन मीटर अवैध गिट्टी से लदा हाईवा वाहन पकड़ा गया। मौके से चालक फरार हो गया, जबकि सहचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बीएनएस और खान एवं खनिज अधिनियम की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वाहन भी सीज कर दिया है। आज दिनांक 18 फरवरी 2026 को थाना ओबरा में खनन निरीक्षक की तहरीर पर बिना वैध प्रपत्रों के गिट्टी का परिवहन कर रहे वाहन संख्या यूपी 64 CT 2945 के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 34/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। इसमें वाहन चालक, वाहन स्वामी, वाहन के खलासी एवं जिस क्रशर प्लांट से उक्त गिट्टी को बिना वैध प्रपत्र के लोड किया गया था, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रचलित है।
और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां चिन्याली सौड़ में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने पहुंचे। अब तक पूरे प्रदेश में आयोजित 650 से ज्यादा आयोजित शिविर में शामिल होकर करीब 5 लाख से ज्यादा फरियादी जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में लाभान्वित हो चुके हैं। उन्हें न सिर्फ शिकायतों से छुटकारा मिला, बल्कि उन्होंने विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ भी प्राप्त किया है। बता दें कि कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविरों में ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान कर लोगों को त्वरित राहत दिलाई जाती है। विकासनगर में मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्र के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए लांघा में करीब 16 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना का विधिवत लोकार्पण किया है। योजना उत्तराखंड की पहली ऐसी आधुनिक सिंचाई परियोजना है जिसे तकनीक से संचालित किया जाएगा। परंपरागत गूल या नहरों के बजाय टैंकों से पाइपलाइन के माध्यम से ड्रिप बेस तकनीक द्वारा नकदी एवं पारंपरिक फसलों की सिंचाई की जाएगी। इस योजना से पपड़ियन, तौली, भूड़, लांघा और पास्टा सहित आसपास के गांव के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। करीब 8 किलोमीटर की परिधि तक खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की खेती को मजबूती मिलेगी। बताना चाहूँगा, जो सिंचाई योजना का जो ये लाभ मिल रहा है, ये पपड़ियाण, तौली, भूड, पिपलसार, लांगा और पसोली, रुद्रपुर, अपर तक। और इसमें स्प्रिंकलर जो व्यवस्था बनाई है हमारे विधायक जी के माध्यम से, इस योजना के लिए जो उन्होंने कोशिश की है उसको धरातल पे उतारा है। यह उत्तराखंड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ये क्या बोलते हैं योजना, जिसका लाभ हमारे क्षेत्र को मिला है। इसके लिए हम सभी जो है विधायक जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। नहीं, ये तो जैसा मैंने कहा, एक अभिनव योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद पानी का उत्पादकता में से जोड़ना है, उत्पादन बढ़ाने में सदुपयोग हो, तो उस विजन को साकार किया गया। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के समापन के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में व्यापक सफाई अभियान लगातार जारी है। यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद से ही प्रशासन सक्रिय हो गया है और सभी प्रमुख घाटों, मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि नगर निगम की टीमों के साथ साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी सफाई काम में लगाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी इस नगरी को शीघ्र ही पूरी तरह स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके। जिन घाटों पर अभी अतिरिक्त सफाई की आवश्यकता है, वहां निरंतर काम जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि हरिद्वार एक पवित्र और धार्मिक नगरी है, जिसे स्वच्छ रखना प्रशासन के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे पूरे जनपद में पिछले 3 महीने से सफाई अभियान चल रहा है और अभी रिसेंटली जो शारदीय कांवड़ यात्रा समाप्त हुई, उसके बाद पुनः हमें आवश्यकता प्रतीत हुई है अभियान को पुनः गति देने की। अभी अभियान हमने जब कांवड़ यात्रा खत्म हुई 16 फरवरी के आसपास, उसके बाद से पुनः सभी लोगों को सहभागिता के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है। कुछ जगह अभी भी हमने देखा है कि कहीं घाट के आसपास या कहीं मंदिरों के आसपास अभी भी सफाई की काफ़ी आवश्यकता है, उसको भी टेकअप कर रहे हैं और आगे कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग इसको अपनी आदत में डालें। और साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो माँ गंगा की जो पवित्रता है और उसके साथ ही वहाँ साफ सफाई रखने में हमारे यहाँ सहयोग। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। जिला सत्र न्यायालय के बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय को मिला बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल। ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर उच्च न्यायालय के सभी गेटों को बंद करने के साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड से उच्च न्यायालय के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सभी न्यायमूर्तियों की कोर्ट में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि जिला सत्र न्यायालय के बाद आज उच्च न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य कोर्ट के अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। एक ईमेल जैसा अवगत कराया गया है हमको कि एक ईमेल बम ब्लास्टिंग का के संदर्भ में रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस में आया है। तो उस संदर्भ में एक अभी हाई लेवल मीटिंग हुई है हमारे माननीय उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस साहब के साथ कि आगे क्या करा जाए। तो अभी यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय में चप्पे चप्पे पर निगरानी का कार्यक्रम चल रहा है और डॉग स्क्वाड वगैरह आए हुए हैं और बम स्क्वाड वगैरह भी आए हुए हैं और वो सब पूरा का पूरा यहाँ पे सैनिटाइज कर रहे हैं जगहों को। और अभी लंच तक ये काम चलेगा, फिर उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी उस पर विचार करा जाएगा। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां वंदे भारत की हालत खस्ता है। 2:05 पर पहुंचने वाली ट्रेन आउटर पर अटकी है। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। करीब 1.5 घंटे से आउटर पर खड़ी वंदे भारत ट्रेन, तो ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों ने वीडियो बनाया है, जो वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से खबर, जहां वाराणसी से दिल्ली जाने वाली है वंदे भारत ट्रेन, तो करीब 1.5 घंटे देरी के बावजूद दिल्ली नहीं पहुंची। तो ट्रेन में बैठे यात्री लेट लतीफी से परेशान हो रहे हैं और ये पूरा वीडियो यात्रियों ने बनाया है। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वंदे भारत की हालत खस्ता, राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर। जो 1.5 घंटे से दिल्ली से 15 किलोमीटर पहले आउटर पे खड़ी है, ना ही कोई कस्टमर केयर पे सुनवाई है, ना ही कोई बताने वाला है। और ये ट्रेन ऐसी खड़ी है और यात्री बैठे परेशान हो रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ नीरज चौहान, जो कि यात्री हैं, जो इस वक्त वंदे भारत ट्रेन में मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। नीरज जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, करीब 1.5 घंटे से आउटर पर खड़ी है वंदे भारत, फिलहाल इसके पीछे का कारण क्या है, कोई जानकारी दी गई है आपको? अभी का क्या कुछ अपडेट है? सारे यात्री ने अभी उनके कॉल सेंटर पे कॉल किया था, तो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि गाड़ी खड़ी क्यों है आउटर पे। और उसके बाद जब ऑनलाइन हम लोगों ने चेक किया तो उसमें दिखा रहा है कि न्यू दिल्ली 2:27 पे पहुंच चुकी है। और ये कानपुर से राइट टाइम ही दी थी। ये सारा कुछ बछेड़ा जैसे आपके आगे करके ले लिया और ये 2:05 में पहुंचती है। 3:00 मतलब 3:30 हो रहा है अभी। क्या अभी यात्रियों को कोई किसी तरीके का ऑफिशियली कोई अनाउंस किया गया है कि अभी कितना समय लगेगा? इसको लेकर कोई जानकारी मिली है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये थोड़ा सा रेंज पे ये यमुना ब्रिज पार करके वापस खड़ी होगी। ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वाराणसी से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का ये वीडियो वायरल हुआ है। करीब 1.5 घंटे बाद, टाइमिंग से 1.5 घंटे बाद आउटर पर खड़ी है वंदे भारत। और ये लगातार जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, वो वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, आउटर पर खड़ी है वंदे भारत ट्रेन। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और आगे बढ़ते खबरों में खबर लक्सर से है, जहां उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन और निर्विघ्न कराने के लिए प्रशासन और शिक्षा विभाग में कमर कस ली है। एसडीएम और खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम सौरभ अग्रवाल ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के सभी केंद्र व्यवस्थापकों और के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। शासन और विभाग के रूल के अनुसार विधिवत नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न करानी चाहिए। खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि लक्सर और खानपुर में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर पुख्ता सुरक्षा के बीच प्रश्न पत्र पहुंच गए हैं, जो डबल लॉक में रखे गए हैं। 21 फरवरी से निर्धारित समय से परीक्षाएं शुरू होंगी। बीईओ ऑफिस को कंट्रोल रूम बनाया गया है। और अब खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने लांघा में आयोजित कार्यक्रम में 100 करोड़ 11 लाख की लागत से तैयार स्प्रिंकलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना का विधिवत लोकार्पण किया है। खास बात यह है कि विकासनगर के लांघा में बनी ये सिंचाई योजना उत्तराखंड की पहली योजना है। जैसी आधुनिक तकनीक से इसे संचालित किया जाएगा, जिसमें सिंचाई परंपरागत सिंचाई गूलों या शहरों के जरिए नहीं, बल्कि योजना के टैंकों से सीधे पाइपलाइन के जरिए स्प्रिंकलर और ड्राप बेस तकनीक से नकदी व परंपरागत फसलों की सिंचाई होगी, जिसके चलते लांघा से संचालित इस आधुनिक योजना से पपड़ियन, तौली, भूड़, लांघा और पास्टा जैसे गांव के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा, जिससे करीब 8 किलोमीटर तक की परिधि तक ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सीधा इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। बताना चाहूँगा, जो सिंचाई योजना का जो ये लाभ मिल रहा है, ये पपड़ियाण, तौली, भूड, पिपलसार, लांगा और पसोली, रुद्रपुर, अपर तक। इसमें स्प्रिंकलर जो व्यवस्था बनाई है हमारे विधायक जी के माध्यम से, इस योजना के लिए जो उन्होंने कोशिश की है उसको धरातल पे उतारा है। यह उत्तराखंड की सबसे पहली और सबसे बड़ी ये क्या बोलते हैं योजना, जिसका लाभ हमारे क्षेत्र को मिला है। इसके लिए हम सभी जो है विधायक जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। नहीं, ये तो जैसा मैंने कहा एक अभिनव योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद पानी का उत्पादकता में से जोड़ना है, उत्पादन बढ़ाने में सदुपयोग हो, तो उस विजन को साकार किया गया इस योजना के माध्यम से। क्योंकि ज्यादातर सिंचाई का मतलब हमने सीखा था कि नहर बनाएंगे, समतल करेंगे, फिर उसे सिंचाई करेंगे, तो उसमें पानी की बर्बादी बहुत होती है। और साइंटिफिकली भी उसको हम फ्लड इरिगेशन बोलते हैं, जो नहर से करते हैं। और आगे बढ़ते खबरों में, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के समापन के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में व्यापक सफाई अभियान लगातार जारी है।
16 तारीख को यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद से ही प्रशासन सक्रिय हो गया और सभी प्रमुख घाटों, मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि नगर निगम की टीमों के साथ साथ अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी सफाई काम में लगाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी इस नगरी को शीघ्र ही पूरी तरह स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके। जिन घाटों पर अभी अतिरिक्त सफाई की आवश्यकता है, वहां निरंतर काम जारी है। सब जान रहे हैं कि हमारे पूरे जनपद में पिछले 3 महीने से सफाई अभियान चल रहा है और अभी रिसेंटली जो शारदीय कावड़ यात्रा समाप्त हुई उसके बाद पुनः हमें आवश्यकता प्रतीत हुई है इस अभियान को पुनः गति देने की। अभी अभियान हमने जब कावड़ यात्रा खत्म हुई 16 फरवरी के आसपास, उसके बाद से पुनः सभी लोगों को सहभागिता के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है। कुछ जगह अभी भी हमने देखा है कि कहीं घाट के आसपास या कहीं मंदिरों के आसपास अभी भी सफाई की काफ़ी आवश्यकता है, उसको भी टेकअप कर रहे हैं और आगे कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग इसको अपनी आदत में डालें और साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो माँ गंगा की जो पवित्रता है और उसके साथ ही वहाँ साफ सफाई रखने में हमारे यहाँ सहयोग करें। आम जनमानस को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने तथा जन सामान्य की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में नगर पंचायत लालकुआं परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों द्वारा सिंचाई, विद्युत, सड़क, पेयजल आदि से संबंधित करीब 105 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन की सरकार जो अभियान चलाया गया तो आरंभिक चरण में। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में यूजीसी बिल को लेकर एक बार फिर हल्द्वानी में विरोध की आवाज तेज हो गई है। सवर्ण शक्ति संगठन ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 21 फरवरी को बड़े आंदोलन की तैयारी की है। संगठन के संयोजक प्रकाश हरबोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की रूपरेखा साझा की है। प्रकाश हरबोला ने कहा कि प्रस्तावित यूजीसी बिल के प्रावधान सवर्ण समाज के हितों के प्रतिकूल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लाया गया ये विधेयक सामाजिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। संगठन ने सवर्णों की पुकार मत करो अत्याचार के नारे के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। संगठन की ओर से बताया गया कि 21 फरवरी को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड से एक विशाल रैली निकाली जाएगी। देखिए, सवर्ण शक्ति संगठन जो यूजीसी का काला कानून बना है उसकी वापसी की मांग के लिए हमने सवर्ण शक्ति संगठन के रूप में एक संगठन बनाया है, क्योंकि जो यूजीसी का काला कानून बनाया जो प्राकृतिक न्याय है उसके खिलाफ है। इसमें पहले ही जो है एक वर्ग को दोषी मान लिया गया है, ऐसा कानून बनाया गया है। और उसके अगर आप प्रावधान देखें, जो 4 प्रावधान का हमारा सब में ज़्यादा विरोध है। पहला प्रावधान है कि सबको एक सार होना चाहिए, विद्यालय में सब एक होना चाहिए, लेकिन सवर्णों को शिकायत करने का अधिकार नहीं है। बाकी जो वर्ग हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनको शिकायत करने का अधिकार है। दूसरा जो हमें सब में बड़ा जो उसके वो है कि जो गलत शिकायत करे। जो ये काला कानून आया है यूजीसी का, हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये कानून जो है हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को प्रभावित करेगा और हमारे बच्चों को बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम जो है काले कानून का बिल्कुल विरोध करते हैं और साथ ही साथ हम समस्त जनता से भी ये अपील करते हैं कि वो हमारा इसमें साथ दें और इसके खिलाफ जो हमारे स्वर्ण समाज के लोग हैं, आज अगर नहीं जागेंगे वो तो फिर कभी नहीं जागेंगे, क्योंकि ऐसे ही बरसों से चलता आ रहा है और हम दबते आ रहे हैं। क्योंकि हमारा किसी से लड़ने का मकसद नहीं है, हमारा कानून को बदलने का मकसद है। कानून बदलेगा क्योंकि ये जो काला कानून आया है जो बिल्कुल हमारे बच्चों को इस पर प्रभावित हो रहा है और समाज इसमें बट रहा है। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पुरानी भूपानी गांव में मारपीट के मामले में पहुंची पुलिस टीम पर हमले के बाद हंगामा खड़ा हो गया। गांव में रोहतास फौजी और राजपाल के परिवारों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट की नौबत आ गई। मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस टीम से भी कुछ लोग उलझ पड़े और धक्का मुक्की करने लगे, जिससे एक पुलिसकर्मी को जमीन पर गिरा दिया गया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने हालातों पर काबू पाते हुए शांति बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। टीम की सूचना पर गाँव में अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचने पर घायल पुलिसकर्मी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हलालपुर हाईवे पर ऑटो चालक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। पलवल में ऑटो चालक पर जानलेवा हमला किया गया।
3 लोगों ने ऑटो चालक को बुरी तरह से पीटा है, फोन छीनने की कोशिश की है। मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि ऑटो चालक को पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पलवल में दी है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? बदमाश। मेरा नाम राजकुमार एडवोकेट है। पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हूं। लेकर तू चल। तो बदमाश हो आप बदमाश हो? कहाँ के बदमाश हो? अभी कह रहा हूँ चाचा बदमाश हूँ मैं। कहाँ के बदमाश? कौन? हम तो ऑटो चला रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बदमाश। मेरा नाम राजकुमार एडवोकेट है। पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हूं। लेकर तू चल। तो बदमाश। और अब खबर सिरसा से है, जहां सिरसा में लगातार बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त टीम ने नाका लगाकर अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिनमें 2 हनुमानगढ़ और 4 सिरसा जिले से चोरी की गई थी। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी राजस्थान के सबाना गांव के रहने वाले हैं। इनकी उम्र करीब 20 से 22 साल बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मास्टर चाबी की मदद से स्प्लेंडर जैसी मोटरसाइकिलों को आसानी से चोरी कर लेते थे। चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी तो हमारी एबी की टीम और हमारी सिटी थाने की टीम लगी हुई थी इसमें काफ़ी टाइम से। और कल हमने कुछ हमारे मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग हमने सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर्स और जो है अपने मुखबिर खास भी लगा रखे थे। उसके चलते कल हमारी टीम ने, जॉइंट टीम ने काफ़ी सक्सेसफुल रेड के लिए नाके पे इनको पकड़ा है चोरों को। और ये चोर अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट गैंग है और इन्होंने काफ़ी चोरियां कर रखी है। हमने इनसे करीब 6 मोटरसाइकिल भी रिकवर की हैं, जिसमें से 2 तो हनुमानगढ़ से और 1 राजस्थान से चोरी की हैं और 4 सिरसा जिले से कर रखे थे। और अब खबर रेवाड़ी से है, जहां एयरफोर्स से रिटायर्ड 60 वर्षीय सैनिक के ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सीआईए पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या का मुख्य आरोपी एलएलबी का छात्र निकला, जो मृतक के गांव का ही रहने वाला है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि फरवरी माह में गांव बास बिटोड़ी में रिटायर्ड सैनिक महाराम का सड़ा गला शव उसके घर से बरामद हुआ। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका स्पष्ट नहीं होती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 4-5 दिन पहले गले और धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या की गई। शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। आपको बता दें, हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा आईपीएस के नेतृत्व में कार्य करते हुए हमारी क्राइम ब्रांचेस बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है और उसी कड़ी में हमने एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में सफलता हासिल की है। घटना का सार ये है कि दिनांक 3/2/2026 को हमें बजरिया कंट्रोल रूम सूचना मिली थी कि गांव बास में एक करीबन 60 साल का रिटायर्ड एयरफोर्स से रिटायर्ड व्यक्ति था और उसकी डेड बॉडी उसके घर में पड़ी हुई है, जिस पे तुरंत पुलिस ने वहां पहुंच के तफ्तीश शुरू की। और उसके बाद पोस्टमार्टम, उस टाइम थोड़ा सा मामला डाउटफुल था कि और अब खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा के पूर्व परिवहन मंत्री और भाजपा नेता असीम गोयल ने कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उन्हें नोट सुटेबल और डमी करार देते हुए पूरी कांग्रेस को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा। गोयल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वरुण चौधरी सिर्फ अपने पिता की वजह से राजनीति में हैं और आम जनता में उनकी पहचान लगभग नहीं है। अंबाला में उनके लापता होने की स्थिति के मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर सांसद अकेले मोहल्ले में निकल जाएं तो लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। पंजाब में हाल ही में हुई युद्ध नशे विरुद्ध रैली का वीडियो वायरल होने पर असीम गोयल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा। वरुण जी के लिए मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। वरुण जी, मैं तो समझता हूँ एक पीढ़ी के कारण जो है पॉलिटिशियन हैं, पिताजी ने जो काम किया उनके, और नायब जी जहाँ तक पहुँचे हैं अपनी मेहनत से, एक छोटे गांव से, माजरा गांव भी नहीं माजरा, एक साधारण सैनिक परिवार में किसान के घर में जन्मे, जिन्होंने जमीनी स्तर से अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और परिश्रम से तो यहाँ तक पहुंचे।
और आगे बढ़ते खबरों में कवर्धा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपते हुए अधीक्षिका के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें पिछले कुछ समय से गुणवत्ताहीन और अपर्याप्त भोजन परोसा जा रहा है। बजट की कमी का हवाला देकर भोजन की गुणवत्ता में कटौती की जा रही है। बाजार से सड़ी गली सब्जियां मंगाई जा रही हैं, जिससे कई छात्राएं बीमार भी पड़ चुकी हैं। क्या क्या दिक्कत होता है? यहाँ पे ना स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं दिया जाता। हम लोग को मतलब जब स्वास्थ्य सुविधा चाहिए होता है तो मैम खुद बोलती है कि आप लोग ना स्वयं सक्षम हो चुके हो, हॉस्पिटल स्वयं जाओ करके। अच्छा। हाँ। और जो है कीड़े लगे हुए जो है सब्जी उब्जी को भी बना कर दे देती है क्या? हाँ सर। क्या होता है? मतलब ना सब्जी यहाँ 2-3 दिन पहले से ले आई रहती है मैम। हाँ। वो ना सड़ गल जाता है, उसको हम लोगों को ना बनवा के खिलाते हैं। शिकायत के संबंध में मुझे जानकारी तो नहीं है। कलेक्टर साहब को अगर बच्चे दिए हैं आवेदन तो मुझे मिल जाएगा आवेदन, जांच करवाऊंगा। बच्चों का ये भी आरोप है सर कि जो अधीक्षक है वहाँ जो है चप्पलों से मारपीट करती है। साथ ही साथ जो बच्चे जो है पेंटिंग बनाते हैं भगवान के, सरस्वती मैया या दुर्गा मैया, ऐसे पेंटिंग को जो है फाड़ कर नाली में फेंकते हैं। अच्छा, बच्चों को मारना पीटना ये उचित बात नहीं है। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सर मारपीट वाली बात मेरे को तो इसके पहले डीओ साहब आए थे इस केसेस में। मैं किसी से जबरदस्ती मारपीट नहीं हुआ। वो 4th क्लास के एक कर्मचारी है जिसके साथ थोड़ा बहुत तू मैं हुआ है और वही मेरे को मारी है, मैं नहीं मारी हूँ। और उसके लिए अगर आप स्पष्टीकरण या और अंदर तक जाना चाहेंगे तो मेरे यहाँ जितने भी उस समय थे उन लोग से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बच्चों द्वारा इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे? सर मैं तो अपने तरफ से 100% हर यहाँ तक कि मैं किसी अदर पर्सन से भी सब्जी नहीं मंगाती हूँ। मैं हर एक दिन के आड़ में जाती हूँ, रोज तो नहीं जाती हूँ, लेकिन जैसे आज गई थी तो कल नहीं जाऊंगी, परसों जाऊंगी। और अब खबर भिलाई से है, जहां नेहरू नगर पूर्व क्षेत्र के दशहरा मैदान के लगातार व्यावसायिक उपयोग से स्थानीय निवासियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि मैदान का इस्तेमाल बीते कुछ समय से विवाह समारोह और निजी आयोजनों के लिए किया जा रहा है, जिससे मैदान की हालत खराब हो गई है। पंडाल लगाने के लिए बार बार गड्ढे खोदे जाने और आयोजनों के बाद कचरा निपटाने की समस्या के कारण खेलकूद, योगाभ्यास और मॉर्निंग वॉक करने वाले बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भारी असुविधा हो रही है। इसके अलावा विवाह आयोजनों की आड़ में बाहरी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ गया है और शराब सेवन जैसी गतिविधियों की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। डीजे और लाउडस्पीकर के अत्यधिक उपयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है, जिससे छात्रों को पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हम लोग नेहरू नगर कालीबाड़ी मैदान में बहुत मारपीट दंगा होता है। रोज डीजे उजे बजाते हैं, वहाँ पे शादी विवाह होता है। हम लोग बात सुनते नहीं। हम लोग बहुत बार पार्षद के पास गया, पार्षद भी कोई नहीं लिया। फिर कलेक्टर के पास आई हूँ, आके उन लोगों के पास कंप्लेन करूँ। ये जो जगह शादी की जो दी जा रही है, कितने सालों से दी जा रही है? अब पूरे नेहरू नगर में इकलौता ग्राउंड है, तो आजकल वहाँ पूरा दारू का अड्डा बन गया है। महिलाएं मंदिर आने जाने में डरने लगी है, तो उसी के लिए हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। एसपी साहब को भी दिए हैं। रात पूरा अंधेरा रहता है, कोई लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है। निगम में हम लोग 2-3 बार जाके बोल चुके, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इकलौता बच्चों के खेलने की जगह, वो भी पूरा शादी पार्टी, रात को बर्थडे पार्टी, उसके जगह बन गया है। रोज मारपीट हो रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। नगर निगम MIC के द्वारा जो भी नगर निगम क्षेत्र में मैदाने हैं या खुला क्षेत्र है, उसमें 2 रुपये पर स्क्वायर फीट की हिसाब से दर तय हुई है। सामियाना का 500 रुपया, और जो भी शुल्क लिया जा रहा है विधिवत नियमानुसार लिया जा रहा है, निगम के खाते में जमा है। अब जब भी चाहें तो उसका ऑफिशियल जो परमिशन है आप देख सकते हैं। और अब खबर डिंडौरी से है, जहां टांकी नाला के पास यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और कई दोपहिया वाहन चालक पुलिस से बचने के लिए खेतों की पगडंडी और मेड़ के रास्ते गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। हालांकि ओवरलोड सवारियों से भरे ऑटो और तूफान वाहन पुलिस के सामने से गुजरते रहे, लेकिन पुलिस टीम ने किसी का चालान करना तो दूर, रोककर चेतावनी देने की जहमत तक नहीं उठाई। कि जो गरीब लोग दूर दराज से आते हैं, उन लोगों को यातायात लोग परेशान करते हैं, और जो लोकल के जो यहाँ के हैं उनके लिए छूट है, और उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है।
और हर हफ्ता जो अपने ऑटो चालक जो कितनों अपने ओवरलोडिंग हो उनसे हर हफ्ते वसूल 500 रुपये किया जाता है और उनके लिए छूट है और बाकायदा हर जनहानि होती रहती है। मैंने आज बस नहीं देखा ये अराजक यातायात को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, ये अराजक यातायात शहर में आज से नहीं लगभग 2-3 वर्षों से लगातार देखने में आ रहा है और मेरे द्वारा लगातार खबरें भी चलाई गई इस दौरान, उसके बावजूद कोई सुधार देखने को नहीं मिला। इसके अलावा आज मैं नीचे अमरकंटक रोड पे किसी कार्य से जा रहा था तो रास्ते में चेकिंग हुई थी। उसी दरम्यान मैंने कवरेज करने का आया, देखा वहाँ पर लोग 2 पहिया वाहन लेकर जो है खेतों से दौड़ रहे हैं। और अब खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के चौथे दिन कांग्रेस विधायकों ने हाथों में खाली ताली और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार जनता को ख्याली पुलाव खिला रही है। कल बजट आया है और कल के बजट में हम सब उम्मीद कर रहे थे और पूरे 7.5-8 करोड़ की जनता उम्मीद कर रही थी कि हमें भी कुछ न कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बजट से ये इस प्रकार का जो बजट देखने को मिला है, ना तो लाडली बहनों को 3000 रुपए का उल्लेख किया गया है, ना ही हमारी मध्य प्रदेश सरकार जिस प्रकार से 8.5 करोड़ जनता के साथ जो छलावा किया, शासन की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी उनकी ओपीएस देने की बात नहीं की है इन लोगों ने। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता को सब्ज बाग दिखाने का काम कर रही है, झूठे सपने और झूठे वादे परोसने का काम कर रही है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रदेश की जनता को ये दर्शाना चाहते हैं कि आपकी जो थाली है उस थाली में सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव जो है सरकार ने आपको परोसे हैं। ये थाली आपने देखा है कि ख्याली पुलाव की थाली है। जो आपने कहावत सुनी ख्याली पुलाव, सरकार ने ये साल किसानों के लिए बना रही है कि आय उनकी दुगनी होगी। किसान ख्याली पुलाव में सपने देख रहा है कि मुझे मिलेंगे एमएसपी के मूल, मुझे भाव मिलेंगे। ऐसे ही युवाओं के लिए नौकरियों के द्वार खोले, बड़े बड़े पोस्टर लगाए, विज्ञापन लगाए, लेकिन पिछले 2 साल से सरकार कोई भर्ती नहीं कर पा रही। और अब खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के बजट को लेकर तीखा हमला बोला। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है और प्रदेश पर करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये ज्ञानी बजट नहीं बल्कि अज्ञानी बजट है। उन्होंने सरकार पर वित्तीय प्रबंधन में विफल रहने का भी आरोप लगाया। ये राजधानी है, देश की राजधानी मध्य प्रदेश है। ये आज हाल है पूरे प्रदेश का। और बजट का कह रहे ज्ञानी बजट है, ये तो अज्ञानी बजट है। आपको ताज्जुब होगा कि 5 लाख करोड़ हमारा कर्जा है और 27,000 करोड़ हम ब्याज देते हैं हर साल। ये आज प्रदेश का हाल है। और इस साल 70,000 करोड़ कर्जा लिया है। और आगे बढ़ते खबरों में, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल स्थित पीपल्स यूनिवर्सिटी को एक धमकी भरे ईमेल ने हिलाकर दिया है। अज्ञात हमलावर द्वारा भेजे गए इस ईमेल में यूनिवर्सिटी परिसर को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।